सो गाइज वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। ठीक है, अब हम कर चुके हैं क्या सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम खत्म कर चुके हैं। क्लास 10 का ही चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसकी फर्स्ट पार्ट वीडियो हम डाल चुके हैं। ओके, आप लोगों ने देख ली होगी आई होप, और अगर ना देखी हो बच्चों तो उसको जाकर पहले जरूर देखें। ठीक है, उससे आपका बेसिक एकदम मजबूत हो जाएगा। बिलीव मी, आप उसको एक बार देखें। 40 मिनट्स की राउंड वीडियो है, उसमें बड़ी वीडियो ना सोचें, देखें एक बार देखें। 2x पे लगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5x पे देखो, पर देखो जरूर देखो। ओके, उसके बाद कंसेप्ट एकदम अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। हाउ टू मेक इक्वेशंस, हाउ टू टैकल क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके के सभी कर पाओगे आराम से। फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर वगैरह इस तरीके के क्वेश्चंस भी डाल देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो बेटा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। 4.2 एक्सरसाइज के मैंने फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था कल। आज हम क्या करने वाले हैं कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। कुछ एग्जांपल 1 में प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व कर लेना, उसमें कुछ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स ऐसे निकालो जिनका सम है 27। ठीक है, अब पता क्या होता है, जब भी आपको कहे ना कि दो नंबर्स का सम इतना है, जैसे यहां पर क्या बोला कि दो नंबर्स का सम जो है ना बेटा वो 27 है, तो मैं अगर कहूं कि एक नंबर, मैं आपसे बोलता हूं कि एक नंबर अगर 10 है तो दूसरा नंबर बताना कितना होगा। आप कहोगे 17 होगा। कैसे पता चला? आपने 27 में से 10 को माइनस किया है ना। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। सम जो है वो बेटा वो दो नंबर का वो 27 है। मैंने कहा एक नंबर उनमें से 10 है, तो दूसरा नंबर कितना होना चाहिए कि सम 27 हो? तो दूसरा नंबर आप खुद ही कहोगे 17 होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर कितना होना चाहिए बचाओ बताओ? तुम कहोगे 24 होना चाहिए भैया, है ना। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो इसी कंसेप्ट को मैं यूज करके, इसी तरीके से यूज करके मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर बेटा एक वैल्यू x है तो दूसरी अपने आप कितनी होनी चाहिए। तो 27 में अगर एक वैल्यू मैंने 10 बोली थी तो 27 में से माइनस करके दूसरी का पता चला। एक वैल्यू मैंने 3 बोली तो दूसरी वैल्यू का कैसे पता चला? 27 में से माइनस करके। 27 में से 3 गया, क्या बचा? 24। इसी तरीके से मैं क्या कहूंगा कि अगर एक वैल्यू मेरे पास x है तो दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 माइनस एक्स हो जाएगी। जी हाँ, 27 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि इसको आप जब प्लस करोगे तो x माइनस एक्स कट जाएगा, 27 हो जाएगा। आ रहा बेटे समझ में? वेरी गुड। ओके, तो इसी तरीके से इस चीज को हमेशा याद रखना है कि भाई जब भी हमसे कह देना कि दो नंबर्स हैं उनका सम इतना है, तो मैं पता क्या करूंगा, ये है हमारी बेटा एक्सरसाइज 4.2। ओके, तो 4.2 का थर्ड क्वेश्चन में कर रहा हूं। सम दे रखा है कितना? 27। तो मैं लेट करूंगा, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकंड नंबर बताओ कितना हो जाएगा जल्दी जल्दी से। 27 माइनस एक्स हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि अगर एक एक्स है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 27 माइनस एक्स होना चाहिए, तभी तो दोनों का गुना, दोनों का जोड़, यानी कि दोनों का सम कितना बैठेगा? 27 बैठेगा। ओके, अच्छा, इसने आगे कहा कि एंड प्रोडक्ट इज 182, मतलब इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो 182 आ रहा है, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 आ रहा है बेटा। कोई दिक्कत इस बात में? ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। माइनस का एक्स स्क्वायर है तो उसको उधर लेके जाओ और इसको भी इधर लेके जाओ। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम पॉजिटिव लिखते हैं जनरली। ठीक है, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको इधर लेके जाऊंगा बेटा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस की इधर वैल्यू है ना, इसके आगे कुछ साइन ले, मतलब प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 27x हो जाएगा। और ये तो है ही ऑलरेडी इधर, कितना है इधर? प्लस का 182, तो इक्वल टू में कितना बचा? 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? बिल्कुल फैक्टराइजेशन कर लोगे। देखो जरा करके बता देता हूं एक और। जैसे 2 से करोगे 2 9 जा 2 1 जा, और फिर ये कितने टाइम्स पे जा रहा है? 7 से जा रहा है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13, ये बैठ रहा है। अब हमें देखो मैंने क्या बताया था बेटा, इसके आगे क्या लिख रहा है? 1 में मल्टीप्लाई की हमने 182 की, तो आया 182 के की हमने फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स आए उनको प्लस करके 27 लाना है। ये क्या लिख रहा है? 27 लिख रहा है। ओके, तो प्लस करके 27 लाना है, यहां जो मतलब x का जो भी कॉफिशिएंट है वो वैल्यू लानी है, तो प्लस करके 27 लाना बेटा। अब बताना कैसे करूं? 7 दूनी 14, 14 और 13 कितने होते हैं? 27। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन गया, क्योंकि माइनस बाहर था। ध्यान रखना एक चीज,
जब भी माइनस बाहर होगा ब्रैकेट के तो अंदर की वैल्यूज हमेशा चेंज हो जाएंगी, अंदर की जो साइन है वो हमेशा चेंज हो जाएंगे। तो माइनस ये आ गया एज इट इज, क्योंकि यहाँ प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस का 13, और ये एक्स दोनों में इधर मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए एक्स एक्स आए साथ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर प्लस का 182 बेटा नीचे एज इट इज आ गया। अब आगे देखो, आपको इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, इसमें और इसमें कॉमन लो, तो इसमें आपको दिख रहा है सिर्फ x कॉमन आएगा, तो x माइनस 14 एज इट इज, फिर माइनस यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो बेटा 13 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 14, क्यों, यहां तो प्लस था लेकिन यहां माइनस क्यों बन गया, क्योंकि बाहर मैंने माइनस का 13 कॉमन लिया है। जब ये माइनस अंदर जाएगा ना तो ये माइनस प्लस माइनस बनाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा, समझ आया। अब आपको अगर चेक करना हो कि मैंने ठीक कॉमन लिया है नहीं लिया, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ जो भी चीज आ रही है ना वही चीज बेटा यहाँ आनी चाहिए, मतलब ब्रैकेट ये जो बन रहे हैं वो हमेशा सेम बनेंगे, अदरवाइज आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड है या आई मीन जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जो सॉल्व कर रहे हो वो गलत हो गया है, ठीक है। इस पूरे में देखना x माइनस 14 आ रहा है, इसमें से भी क्या आ रहा है x माइनस 14, इसको भी कॉमन ले लो, तो x माइनस 14 कॉमन लिया, यहां से बाहर तो बचा क्या, यहाँ पे x बचा, अच्छा यहां से बाहर लिया तो क्या बचा माइनस का 13 इक्वल्स टू क्या बचा बेटे 0, तो ये आ गया ना फैक्टर करके, तो x की वैल्यू एक आई हमारे पास प्लस का 14, क्योंकि x माइनस 14 को इक्वल टू 0 रखूंगा, माइनस 14 उधर जाएगा तो प्लस 14, और ये x माइनस 13 को एक बार 0 के इक्वल रखूंगा तो माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13 बनेगा। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आई, एक प्लस का 14 और एक प्लस का 13, ओके। इसका मतलब जो दोनों नंबर्स हैं वो कुछ नहीं है, 13 और 14 है। देखो जरा इनको जोड़ के 27 आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है ना, 13 प्लस 14 कितना आ रहा है 27 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा 182 आएगा, ठीक है बेटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब जो थोड़े छोटे क्वेश्चन है ना मैं उनको नहीं कराऊंगा, ओके, मैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करूंगा, छोटे क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, तो हम थोड़े इंपॉर्टेंट पे फोकस ज्यादा करेंगे, छोटे अपने आप ही हो जाएंगे, देखना आप। ये वाला मैंने इसलिए कराया था क्योंकि मुझे इसमें एक चीज बतानी थी कि जब दो नंबर्स का सम इतना हो तो मैं एक को एक्स मानूंगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, जो सम दे रखा है उसमें से पहले वाले नंबर को घटा दो, मतलब एक अगर एक्स माना तो 27 में से एक्स घटा दो, दूसरा नंबर आ जाएगा, तो एक नंबर एक्स, दूसरा 27 माइनस एक्स। आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन वही है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। मैं आपको दोबारा बताता हूं, देखो शॉर्ट में बताऊंगा बेटा, सुन लेना ध्यान से। दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो एक एक्स हो जाएगा, एक एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इनके स्क्वायर्स का सम, इसका स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर का सम जो है वो कितना है हमारे पास, वो है बेटा 365। कितना है 365, ओके। देखो एक नंबर था ये, एक था ये, इनके सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, मतलब सम करना है किसका, इनके स्क्वायर्स का, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, उसका सम कर दिया, प्लस कर दिया, तब जाकर क्या बना 365 बना। समझ आ रहा है आप सभी को, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनते जाना। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्राइंगल है, ओके, ये हमारा राइट ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी, इसमें मैंने बताया था ना ये एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड मतलब सिंपल होता है हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब कुछ नहीं है, हाइट ही है, ठीक है, बट इससे डरना मत आप लोग। इट्स 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस को मैं एक्स मान लेता हूं, तो अगर मैंने इसका बेस माना एक्स, लेट बेस बी एक्स, देन एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बेटे, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसने बोला है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, कम है मतलब x में से 7 घटा दो, x में से 7 घटा दो बेटा, तब आपका क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा, ओके। तो एल्टीट्यूड ये आ गया, बेस हमारा ये आ गया। अब मुझे बताओ आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। अगर बेटा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इसकी 13 है तो आपको ये दोनों साइड्स बतानी है। तो आप मुझे बताओ एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ओके। हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटे 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, एल्टीट्यूड बोलो, एल्टीट्यूड की वैल्यू है x माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस कितना माना हमने x माना है। दिख रही है इस इक्वेशन, किसको नहीं दिख रही बताओ, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, फिर माइनस 2ab,
तो 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 7 टू 14 एक्स आ जाएगा। समझ आया? जब x 2x इंटू 7 करेंगे ना, ये बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं 2ab में, तो 7 दूनी 14 और x, इसलिए आया 14x, ठीक है। और माइनस का क्यों? क्योंकि माइनस 2ab होता है। प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या चल रहा है 169 हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि 13 का स्क्वायर है। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस का कितना है 14x, ठीक है। इस 169 को इधर लेके आ जाओ, तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 169 हो जाएगा बेटे, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस का ये कितना बचेगा, माइनस की वैल्यू आएगी 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12, 120 है। I'm sorry, कितना है बच्चों माइनस का 120 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा क्या x की वैल्यू, फिर आप उस x की वैल्यू को किस में पुट करोगे, बेस में, बेस आ जाएगा, एल्टीट्यूड भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड्स आपके पास आ जाएंगी। किसी को दिक्कत यहां तक? अब मैं आपको एक और चीज बताऊं छोटी सी, देखो यहां पे दिख रहा है 2 2 2 अंदर सबके कॉमन है, दिख रहा है ना। तो आप इसको फैक्टर करने से पहले ना 2 कॉमन ले लो और इधर 0 में भगा दो। 2 को कॉमन ले लेता हूं, देखो तो यहां से एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 7 होता है ना, आई मीन 7 टू 14 माइनस ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इक्वल टू 0। तो जब 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0/2 क्या आएगा 0, ठीक है। तो 2 इधर आकर 0 में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास जो इक्वेशन है अब ये आ गई, ठीक है। तो अब मैं 60 एकम 60 यानी कि 60 का फैक्टर करूंगा, फिर देखूंगा माइनस करके मेरे पास 7 आना चाहिए। अंडरस्टैंड? गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। सो गाइस चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब एक्सरसाइज 4.3 पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला मेथड है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जैसा मैंने कहा था हम इस चैप्टर के अंदर 3 मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टराइजेशन, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिर अगर सपोज करो बेटा कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे आ जाते हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसी बन जाती है हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम सॉल्व नहीं कर पाते, ओके, उनकी कुछ बाउंडेशंस हैं। फिर वो जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर आ रहे हैं तो वो हम उससे सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। दैट्स नॉट अ इजी टास्क। तो हम क्या करते हैं बेटा दूसरे मेथड्स को लेके आते हैं। सेकंड ऑफ देम इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो मैं अब इस एक्सरसाइज में बताने जा रहा हूं, ठीक है। और इसी वाले में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, ओके। तो दोनों चीजों को सीखते हैं बेटा, दोनों मेथड्स क्या कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये हमारा फंक्शन, ठीक है। ये हमारा px मान लेता हूं मैं इसको, px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। इसमें क्या है ना, वेरिएबल x और पॉलिनोमियल p का जो मतलब वेरिएबल है वो x है, इसलिए इसको px लिखते हैं। py होता तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल y ले रहे हैं, ऐसा बोलते हैं सिंपल। तो px का मतलब ये होता है पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन x, ठीक है, या फिर फंक्शन ऑफ x, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन बेटा, इसको हमें सॉल्व करना है। बट क्या मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर सकता हूं? तो हाँ, इसको तो कर सकता हूं। 3 दूनी 6, 6 के फैक्टर करूंगा तो प्लस करके क्या 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, प्लस करके आ जाएगा ना 6 प्लस 1, ठीक है। बट क्या मैं ऐसी मतलब और भी बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस आती हैं जो फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकती। ये तो हो रही है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट कुछ नहीं होती तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं। तो सीखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो बेटा सबसे पहला जो टास्क है ना हमारा ये होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप 1 बना लो। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप 1 बनाएं, और 1 बनाने के लिए आपको दिख रहा है यहां पर तो 2 है भैया, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सभी में 2 से डिवाइड कर दोगे। तो आप लिखोगे ऑन डिवाइडिंग द px by 2, px को आप 2 से डिवाइड कर दें, सबसे पहला टास्क है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2, क्योंकि यहां जो 2/2 था वो तो 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर बचा 7/2 और 3/2 बेटा यहां पे आ गए, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना यहां पे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैंने माना क्या कि भाई मैंने 2 से इसको डिवाइड कर डाला, अब ये मेरे पास आ गई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने बेसिकली 1 बना दिया, ठीक है। अब अगला पता है काम क्या होगा बेटे से, मेरा अगला काम मेरा ये होगा, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स के कोएफिशिएंट को आप देखें, एक्स के कोएफिशिएंट को देखें, उसका हाफ करें और जो वैल्यू आए उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दें। दोनों तरफ किधर, इधर भी और इधर भी बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम और कर सकते हो, ये सी जो है ना कांस्टेंट टर्म, इसको इधर लेके चले जाओ, ओके, इसको इधर ले जाओ। आई एम सॉरी,
तो हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, ये जो सी है उसको उधर लेके जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3/2 हो जाएगा माइनस का उधर जाके, ठीक है। अब देखो जरा, एक्स का कोफिशिएंट बताओ मुझे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 7/2 है ना, तो मुझे सिर्फ 7/2 से मतलब है, 7/2 उठाओ, इसका हाफ करो। अब इसका हाफ करने के लिए पता क्या करेंगे, हाफ से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। किसी का भी आधा चाहिए तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर ऐसे कह लो कि हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 7 1 7/2 2 4, 7/4 आया बेटे मेरे पास। तो मुझे पता है क्या करना है अगला स्टेप। एक स्टेप तो ये हो कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ। दूसरा स्टेप क्या है कि आप एक्स के कोफिशिएंट जो भी है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करो, आधा मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करो, और फिर इसके स्क्वायर को आप दोनों तरफ ऐड कर दो, आरएचएस में भी और एलएचएस में भी। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे ऑन एडिंग, किसको ऐड करना है, हाफ के स्क्वायर को, मतलब 7/4 के स्क्वायर को, ऑन एडिंग दिस बोथ साइड्स, ठीक है बेटा, बोथ साइड्स इसको ऐड अप कर दो आप। तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं आगे। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इधर जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, आप तो ध्यान से देखना, ये x का स्क्वायर है और ये माइनस 2ab की फॉर्म है, और ये प्लस b का स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बन रही है फॉर्म, नहीं बन रही, देख के बताओ मुझे कैसे, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो देखो b की वैल्यू कितनी है 7/4 और a की वैल्यू कितनी है x, क्या ये माइनस 2ab है, चेक कर लेते हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी बताई x, b की कितनी दिख रही है तुम्हें, b का स्क्वायर होता ना, तो b की वैल्यू तो 7/4 हुई ना, ठीक है। 2 से 4 को काटोगे 2 बचा, तो 7/2x, 7/2x यही है ना, 7/2 और ये x मल्टीप्लाई में देखो 7/2x है ना, माइनस का 2ax, ठीक है बेटा। तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये बट a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। दिस इज नथिंग बट द a माइनस b टू द होल स्क्वायर। बना दिया ना कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, कर दिया ना होल स्क्वायर हमने कंप्लीट। मेथड का नाम ही है बेटा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब जो भी इक्वेशंस हमें दे रखी है ना, उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक होल स्क्वायर बना देंगे, कुछ प्लस माइनस करके उसको हम एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। दैट्स व्हाट आई हैव डन हियर, यही मैंने काम यहाँ पे किया है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं कि a माइनस b की जगह 7/4 इसका होल स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म्स की जगह मेरे पास ये आ गया, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, माइनस का 3/2 फिर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4 4 जो 16। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो देखना ध्यान से, x माइनस 7 का x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर 7/4 आई एम सॉरी, ओके, इक्वल्स टू कितना है बेटे माइनस 3/2। इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं, इसका एलसीएम लूंगा क्या आएगा 16, 2 8 जा 16 तो 8 3 जा 24 और प्लस 49, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं, यहां से क्या बचेगा मेरे पास, इसको इसकी वैल्यू आई प्लस का 25 यस अपॉन में 16, ये मेरे पास आ गया। इक्वल टू में क्या चल रहा है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अगर मैं इस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बनता है, अंडर द रूट बनता है, ठीक है। तो इसको यहां से उड़ाएंगे, इधर लगाएंगे अंडर द रूट, और उसमें से निकलेगी एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू। ओके बच्चे, तो कौन कौन सी आएगी, रूट 25 क्या होता है 5, 16 की 4 आ गई, तो एक प्लस माइनस की क्या वैल्यूज आ गई मेरे पास दोनों 5/4, मतलब एक प्लस का 5/4 आया, एक माइनस का 5/4 आया, और इक्वल टू में क्या x माइनस 7/4। तो मैं दो चीजें लिखूंगा, एक बार तो x माइनस 7/4 इक्वल टू रखूंगा बेटा प्लस का 5/4, ठीक है। यहां से वैल्यू निकालूंगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 5/4 प्लस 7/4, कितना आ गया 4 लिया एलसीएम, तो 4 का 4 और 7 प्लस 5 12, इससे कितना आया 3, तो x की वैल्यू एक आई 3। और दूसरा, जब मैं x माइनस 7/4 को इक्वल रखूंगा प्लस के 5/4 के इक्वल तो रख चुका, इस बार रखूंगा माइनस के 5/4 के इक्वल,
किसी को दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, ध्यान से देखते रहना बच्चे। तो माइनस का 5/4 और ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का 7/4। एलसीएम आएगा फिर से 4 और यहां बचेगा -5 और +7 कितना 2। 2 से 4 कटेगा 1/2 आंसर आएगा दूसरा। तो एक रूट आया मेरा 3 और दूसरे रूट की वैल्यू कितनी है 1/2। दोनों रूट्स की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। दोबारा से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम 1 बनाएंगे। अगर 1 है पहले से ही तो अच्छी बात है, फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे सीधा। बट अगर 1 नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उसके जो भी कोएफिशिएंट है उसी से मैं दोनों सारे में डिवाइड कर दूंगा, हर टर्म के नीचे उसको लिख दूंगा। जैसे 2 इसके नीचे लिखा, इसके नीचे लिखा, इसके नीचे लिखा। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट देखें आप, जो भी कोएफिशिएंट है, जैसे यहां पर 7/2 था, 7/2 का हाफ किया तो 7/4 आया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 7/4 के होल स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड किया। ठीक है, उससे पहले मैंने एक छोटा सा काम किया था कि जो प्लस का सी था उधर ले गया मैं इसको, बस सी को उधर लेके चला गया। दोनों तरफ मैंने प्लस का 7/4 स्क्वायर, इधर भी प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर किया। ठीक है, इससे होने से क्या हुआ, ये जो था ये कंप्लीट बन गया स्क्वायर, ये एक स्क्वायर कंप्लीट किया इसने। a माइनस बी का होल स्क्वायर बना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू में इसको सॉल्व करने पर मुझे मिला 25/16। स्क्वायर इधर गया, रूट बना, रूट से 5/4 आया। एक प्लस का एक माइनस का, प्लस के इक्वल रखी तो मेरे पास वैल्यू x इक्वल टू 3, एक माइनस के इक्वल रखी तो x की वैल्यू आई मेरे पास 1/2। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें, आई होप। इसके बाद मैं चल रहा हूं बेटा अगले पर। ठीक है, आप इसको समझ लेना। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और समझा देता हूं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी। तो मेरे पास इसमें रूट्स की वैल्यूज क्या आई है, एक तो x इक्वल टू 3 आई है और एक x इक्वल टू हाफ आया। ठीक है, याद रखना क्योंकि मैं अभी कुछ बताऊंगा, देखना। क्योंकि मुझे एक चीज बताओ, चलो एक इक्वेशन है आपके पास एक इक्वेशन है, आप उसके सॉल्यूशन कर रहे हो, मतलब रूट्स निकाल रहे हो। मेथड आप कोई सा भी यूज करो, सॉल्यूशन तो सेम आएंगे ना, रूट्स की वैल्यूज तो कभी चेंज नहीं होंगी। होंगी क्या? नहीं होंगी, एब्सोल्युटली नॉट। चलो बेटा करते हैं। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है देखो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि x की ना दो वैल्यूज आएंगी, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये abc क्या है? तो बेटा मैंने कल ही बताया था ना फर्स्ट वाले पार्ट में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट जो वीडियो डाला हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें हमने बताया है कि जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होती है। ठीक है, तो अब इसमें जरा कंपेयर करो आप, a की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? यस 2 आ रही है, नहीं आ रही? बोलो। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहां पर 2 है। अच्छा, b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? देखो x का कोएफिशिएंट होता है ना b, x का कोएफिशिएंट क्या है? -7 है, ध्यान रखना। कोई भी बच्चा ये मत बोल देना कि सिर्फ 7 है। ठीक है, याद रखना बेटा, इसका साइन भी हमें पकड़ना होता है, तो साइन का स्पेशली ध्यान रखेंगे। अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, अभी से बता रहा हूं ताकि आप गलती ना करो। c की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज को मैं इसमें पुट कर देता हूं इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास सीधे के सीधे रूट्स आ जाएंगे। तो -b की वैल्यू कितनी है? -7 है, और यहां भी एक माइनस लगा हुआ है, तो -7 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 और c की कितनी है? 3, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अपॉन में क्या आएगा? 2a, अपॉन में क्या आएगा? 2a, a की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो देखो, माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बचा? माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा ना, 7 7 जा 49 माइनस 7 दूनी 14, 14 3 48। ठीक है, आई एम सॉरी, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ये 4 है, 4 2 8 और 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अपन में क्या बेटा? 2 दूनी 4 इक्वल्स टू, तो 7 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बचेगा? बोलो 25, और 25 की वैल्यू कितनी होती है? यस 5। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर प्लस माइनस आपको दिख रहा है। दो वैल्यूज, दो साइन कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना एक साथ, तो मैं एक एक करके दोनों साइन को लूंगा। एक बार मैं प्लस ले लेता हूं, एक बार माइनस ले लेता हूं। तो एक बार लूंगा बेटा 7 प्लस रूट के अंदर 25 था, तो बाहर आकर क्या बन जाएगा? एक बार प्लस का 5 और एक बार माइनस का 5 बनेगा। ठीक है,
तो एक x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7 5 12 अपॉन 4 4 दिया 12। तो एक तो वैल्यू 3 आ रही है, जैसी पिछली बार भी आई थी 3 और हाफ, दो वैल्यूज आ रही थी ना। ठीक है, हाफ और चेक कर लेते हैं आ रही नहीं आ रही। 7 -5 लेते हैं इस बार, अपॉन में क्या है 4, 7 में से 5 गया 2 बटे 4, कितना है 1/2। दिख रहे हैं दोनों के दोनों रूट सेम आ रहे हैं, बोलो। तो दोनों ही मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते तब भी दो ही रूट्स आते हैं यही वाले, तो हमें समझ आ गया भाई हम किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं जो भी सुटेबल हो जिस इक्वेशन में। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कराता हूं, ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है पहले, ये क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का आ जाता है बेटा, जैसे कि कह रहा है कि 1/x + 4 - 1/x - 7 इक्वल्स टू 11/30। ठीक है, इसको मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करना बता रहा हूं क्योंकि बच्चे ना बहुत गलतियां करते हैं यार, बहुत इजी फुद्दू क्वेश्चन है, एकदम फुद्दू। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना सीख लो, सॉल्व खुद कर लेना। ठीक है, वो तो फैक्टराइजेशन कोई सा भी मेथड यूज कर लो, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बेटा सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम अगर आपको कुछ भी ना आए ना लेना, कुछ भी करना ना है कि भाई कैसे लें एलसीएम, मल्टीप्लाई करें क्या करें, तो आपको सिंपल नीचे के दोनों जो भी चीजें हैं दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देना है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देनी है। तो x - 7 की 1 में होगी तो x - 7 आ जाएगा। इधर इसकी करेंगे इसमें, तो बीच में पहले प्लस लगाओ और ये आ जाएगा x + 4 इक्वल टू क्या 11/30। x - 7 प्लस x + 4 अपॉन, इनकी जरा मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बनेगा x² - 7x प्लस 4x माइनस का 7 4 जो 24, 7 चौक 28, 7 4 जो 28 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, x प्लस x कितना बना 2x, -7 + 4 माइनस का 3 अपॉन में क्या है बेटा x² - 3x प्लस 28 इक्वल्स टू 11/30। अब आप कर दो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब दोनों इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो पूरे में और उसकी 11 में कर दो, तो आपके पास पता है क्या आ जाएगा, देखो 30 किस में करूंगा, 32 से कितना हो जाएगा 60 x -3 किस में करेंगे तो माइनस का 90 इक्वल्स टू 11 की कर दो बेटा अब इसमें, तो 11x², देखना 11x² माइनस 33x और प्लस का 28 × 11, पता कैसे करूंगा, तो 28 × 11 करेंगे तो 8 एज इट इज, फिर 8 2 10 और 2 और 1 3, 308 आ जाएगा। ठीक है, उसको आप आगे सॉल्व कर लेना फर्दर। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर सकते हो और आपके पास x की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इससे डरना नहीं है कि ऐसा आ गया आप कैसे सॉल्व करें, एलसीएम लेना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आपके पास सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। हाँ, तो वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, जो मेन पार्ट है ना एक्चुअली में वो अब स्टार्ट होता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्योंकि इक्वेशंस को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा टफ भी है, हल्का सा टफ है एक्चुअली नॉट, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है यार, मैं सिखाता हूँ। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हम मिटा देते हैं, मेथड अब हम सीख चुके हैं, है ना बेटा। ना समझ आया हो दोबारा रिपीट में देखना वीडियो को, अच्छे से समझ आएगा, पक्का समझ आएगा। एक दो क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, फिर भी ना आया तो मुझे कमेंट करना और बताना, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर हैं। ठीक है, चलो 5th क्वेश्चन देखें आप, कह रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ सैफलीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। अरे वाह, अभी आगे ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब दो चीजों का सम दे रखा हो तो क्या करना है। इसमें दे रखा है कि सैफली कोई लड़की या लड़का जो भी है, आगे दे रखा होगा भाई कि ही है, सी है वो। ठीक है, सैफली लड़की है, वो क्या कर रही है, इंग्लिश और मैथ्स में से उसके मार्क्स है ना टोटल वो 30 आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूं मैथ्स मार्क्स बी एक्स, मैथ्स के मार्क्स मैंने एक्स मान लिए, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे बोलो, देन इंग्लिश मार्क्स विल बी 30 - x। हो जाएंगे या नहीं होंगे, अभी बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि जब दो चीजों का सम दे रखा हो तो क्या करना है, तो एक को x मानेंगे और दूसरे का उसमें से डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बेटा, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स में अगर उसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में अगर उसको 2 नंबर ज्यादा मिलते, मतलब x+2 हो जाते, और इंग्लिश में उसको 3 मार्क्स कम मिलते, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ओके, तो 3 मार्क्स लेस, यानी कि इसमें से आप 3 घटा दें, ठीक है, घटा दिया, ये थे इंग्लिश के मार्क्स, -3 कर दिया, तो होता क्या, ये तो पढ़ लो, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस वुड हैव बीन 210। अगर ऐसा होता तब इन दोनों का प्रोडक्ट 210 हो जाता, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, समझ आया। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 210 है बेटा, इक्वेशन बन चुकी है आपके सामने, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों के मार्क्स आपके पास सामने आ जाएंगे। लास्ट में ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू आप जैसे निकाल देना तो पता है आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू जैसे आपकी सपोज 14 आ गई, ठीक है, तो 14 किसकी वैल्यू हो जाएगी, मैथ्स के मार्क्स की, और इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, तो 30 में से 14 घटा देना, ऐसे लिख देना, तो 30 में से 14 गया 16 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ये लिखना है जरूर, आप लास्ट में भूल मत जाना कि एक्स की वैल्यू निकाल कर ही छोड़ दो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, x+2, 30 - 3 कितना बचा, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210, मल्टीप्लाई करो तो x 27x, x किस में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, फिर 2 की करो बेटा, ये 2 है 27, तो प्लस का 54 एंड माइनस 2x इक्वल्स टू 210। यहां से इक्वेशन बना लो फटाक से और कर दो सॉल्यूशन, ओके। हम चलते हैं बेटा आगे, क्योंकि हमको जो मेन मोटिव है ना हमारा, वो ये है कि आपको इक्वेशंस बनाना सिखाना है हमें। आगे सॉल्व तो बेटा सभी कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं ना, आगे चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल ऑफ एक रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल फील्ड है, ये रही रेक्टेंगल फील्ड, भैया ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ होती है, इसमें होती है नहीं होती, हमने मान लिया ब्रेड्थ हमने छोटी ले ली, इसकी ब्रेड्थ शॉर्टर साइड हमने मान ली, तो इसने शॉर्टर साइड को आप मानेंगे लेट दी शॉर्टर साइड बी एक्स। आप शॉर्टर साइड को बच्चे x मान लो, ठीक है, मतलब इसको आप x मान लो, x लिख देता हूं मैं, ठीक है। आगे सुनते हैं, क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। इसका जो डायगोनल है ना मेरे बच्चे, ये इससे 60 मीटर्स मोर है, और मैंने कल ही आपको बताया था कि मोर का मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है, मोर का मतलब होता है प्लस करना, और टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, और लेस का मतलब क्या होता है, माइनस करना, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 60 + x हो जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। आगे कह रहा है कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर से 30 मीटर मोर है, यानी कि लेंथ जो है बेटा वो 30 + x है, x से ज्यादा है ना 30 मीटर, तो 30 + x होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो बच्चों कह रहा है कि फाइंड द 2 नंबर्स, ओके सॉरी, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, ठीक है। अब इस फील्ड की हमें साइड निकालने, तो बेटा सबको पता है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है तो ये 90 डिग्री हो गई होगा एंगल, है ना, रेक्टेंगल के हमारे चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो आपको ये कह सकते हो कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसका अगर मैं नाम रख दूं ABCD, ठीक है, तो ABC जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है देखना, पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बताओ मुझे, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड यानी कि 60 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना बेटा, x होल स्क्वायर, बेस कितना है 30 + x इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, 6 6 36 3600 प्लस x स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस इसका a + b का होल स्क्वायर लगाओ तो 3 3 900, ठीक है बेटा, और प्लस x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 60x, ठीक है। आपको दिख रहा होगा x स्क्वायर से x स्क्वायर एक जा रहा है, ओके। तो यहां क्या बचेगा 3600 प्लस 120x इक्वल्स टू, यहां पे मिल रहा है बेटा 900 प्लस x स्क्वायर प्लस 60x, ठीक है। इस 120x को मैं इधर लेके जाता हूं, दोनों टर्म्स को इधर लेके जाता हूं, ओके। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 900 प्लस x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 3600 माइनस 120x,
इक्वल टू में बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर 60x माइनस 10, तो माइनस का 60x बचेगा बेटा, 60 में से 120 जाएगा तो 60x बचेगा माइनस का, ठीक है। और 900 में से जब 36 हो जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो जल्दी। 36 में से 9 जाएगा, 6 और 3 27, यानी कि ये बचेगा 00, और 16 में से 9 गया तो अपना 7 और 2 2700, ठीक है। इक्वल टू कितना आया बेटे, 0 आया। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको आप फिर से सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक कर देता हूं मैं, है ना। 2700 के जब आप सॉल्व करोगे तो 2700 2 से काटेंगे तो 2 इन 2, 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6, 1 इधर, 2 5 जा 10, 0, 2 6 जा 2 7 जा 2 5 जा 2 3 3 एंड सॉरी 5 6 5 11, 7 6 13 5 18, 3 से जा रहा है, 3 से गया तो बचेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 4 9, फिर से 3 से जा रहा है, 3 7 21, 3 पंजे 15, 7 5 12, 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ये आए। माइनस करके देखो, माइनस करके क्या लाना है, माइनस करके मुझे क्या लाना है, 60 लेके आना है। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 5 पंजे 25 तिया 75, 75 में से कितना जाएगा, 36 नहीं आ रहा, ओके। 5 पंजे 25 कैसे किया जा सकता है, सोचो। हाँ तो देखो 2700 का हमने फैक्टर किया बेटा, ये सारे फैक्टर्स आगे, माइनस करके हमें क्या लाना है, 60 लाना है। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमें 1 से मल्टीप्लाई करके 2700 आया था ना, 60 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि माइनस करके ही आ जाए और मल्टीप्लाई करके ही आ रहा हो। तो मैं 9 तिया 27 जानता हूं ना, 9 3 जा 27, है ना। तो 90 और 30, 90 में से 30 गया तो 60 बनेगा ना। तो देखो 90 और 30 का फैक्टर मल्टीप्लीकेशन ढूंढो, यहाँ पे ग्रुप ढूंढो 90 और 30 का। तो 5 तिया 15, और 15 दूनी 30, 30 बन गया। फिर 5 तिया 15, 15 तिया 45, दूनी 90, तो 90 माइनस 30 बनेगा 60, 90 माइनस 30, तो वो माइनस बाहर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, और ये बनेगा माइनस का 2700 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें से कॉमन लूंगा बेटा x कॉमन, तो x माइनस 90 आ जाएगा, फिर प्लस यहां से 30 कॉमन लूंगा तो फिर से x माइनस 90 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक x की जो वैल्यू यहां से मेरे पास आएगी वो प्लस की 90 आएगी, और एक आएगी माइनस की 30। तो अब बताओ आप ही, क्या माइनस 30 कोई वैल्यू हो सकती है इसकी, साइड की वैल्यू को भी माइनस में हो सकती है, बताओ। साइड की वैल्यू यहां पे माइनस 30 आ रही है एक, और दूसरी आ रही है 90, तो मुझे कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, एब्सोल्युटली ये लेनी पड़ेगी। इसको मैं यूज नहीं करूंगा माइनस 30 को, क्यों, क्योंकि साइड कोई भी क्वांटिटी कभी माइनस में होती नहीं है, माइनस बस उसकी डायरेक्शन बता देती है, और यहाँ पे कोई इसका लेना देना नहीं है क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। तो अगर x की वैल्यू 90 है तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, बोलो। इसका जो डायगोनल है मेरे बच्चे, 90 प्लस 9 6 15, 150 हो जाएगा। और जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ये 90 प्लस 30 120 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है बेटा। या मीटर दे रखे इसमें तो मीटर हो जाएगी। किसी को दिक्कत यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वेरी गुड। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स लेट किया, उसका जो डायगोनल है वो 60 प्लस एक्स हो गया, क्योंकि 60 ज्यादा दे रखा था, लेंथ जो थी वो 30 ज्यादा दे रखी थी, 30 प्लस एक्स हो गया। हमने सिंपल पता है कि यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉल्व किया, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन किया, इधर उधर काटा पीटा दोनों को और लपेट दिया, ठीक है। किसी को दिक्कत, उड़ाओ यार क्वेश्चंस को फटाफट, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि ट्रेन वाला करते हैं, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है बेटा, वो 360 किलोमीटर जाती है यूनिफॉर्म स्पीड पे। तो डिस्टेंस हमें कितनी दे दी, 360, लिखते चलते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, मतलब पहले कुछ रही होगी, अब हमें नहीं पता। तो लेट कर दो भाई साहब कि लेट स्पीड या फिर प्रीवियस स्पीड, लेट प्रीवियस स्पीड बी एक्स। प्रीवियस स्पीड मैंने x मान ली, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई इसने x को कितना बढ़ा दिया, x प्लस 5 कर दिया है।
इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो इसको बेटा 1 घंटा कम लगता सेम जर्नी के लिए, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने पहले भी बताया था, ध्यान से सुनना मेरे साथ, मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना, इन वाले क्वेश्चंस में बहुत आसान होते हैं। यहां पे कह रहा है कि 1 घंटा मुझे कम लगता, मतलब पहले टाइम लग रहा था सपोज T1, इक्वल लिखो, इधर लिख दो T2, मतलब अब लग रहा है T2। T1 मतलब पहले वाला, 1 2 मतलब अब वाला टाइम, ठीक है। तो पहले टाइम T1, अब लग रहा है T2। इसने कहा कि 1 घंटा क्या लगता, कम लगता, क्योंकि जब आप स्पीड को बढ़ाओगे, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी, तो टाइम तो अपने आप ही कम लगेगा ना। जब आप स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? एब्सोल्युटली हो जाएगी। तो पहले जो भी टाइम था और जो अब टाइम है, उसमें -1 में किधर करूं, मेरे को ये बताओ बस। -1 किधर करूं, इधर या फिर इधर? तो आप बोलोगे कि भैया -1 उसमें से करना चाहिए ना, जब आप दो चीजों को इक्वल करना चाह रहे हो। बात सुनना, देखना, ऐसे ना इक्वेशंस सच में कंसेप्ट क्लियर होता है। मेरी बात सुनना, प्लीज सुनना ध्यान से। एक वैल्यू है, एक ही है, ठीक है, ये ज्यादा है, बड़ी है, और ये छोटी है। तो मैं किस में से माइनस करूं कि दोनों बराबर आ जाएं? आप कहोगे इसमें से कर दूं माइनस, इसमें से माइनस करूंगा तो ये और नीचे जाएगी ना, तो ये तो फिर बराबर कहां है, ये तो और गैप हो गया इनके बीच में। तो देखो यहां पे थी, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा और ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। यानी कि बड़ी वाली वैल्यू में से माइनस करो तो इक्वल बनेगी बॉस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि पहले जो टाइम लग रहा था और जो अब टाइम लग रहा है, उसमें से कौन सा ज्यादा है? तो अभी हमने कहा ना कि 1 घंटा अब कम लग रहा है, अब कम लग रहा है भाई 1 घंटा, क्योंकि टाइम हमने स्पीड बढ़ा दी, तो टाइम अब कम लग रहा है। अब मतलब T2 मतलब कम वैल्यू है, T2 की वैल्यू कम है, T1 की वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, बस। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और सभी इक्वेशंस में या सभी इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको यही करना, दिमाग खोल के मेरी बात सुन लेना, कि जब भी टाइम डिस्टेंस स्पीड के क्वेश्चंस आए, आपको ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा, ओके। दोनों तरफ T1 T2 लिख लो, और फिर सोचो कि 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो +2 कर दो उधर, या इधर जिधर भी है। कैसे करना मैंने तुमको बता दिया है। अब आगे सुनो, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। टाइम का फॉर्मूला बताओ मुझे। मैंने तुम्हें बताया था दस्त याद रखना है। क्या याद रखना है? दस्त सबको याद रहते हैं बेटा जब लगते हैं ना, ठीक है। तो दस्त मतलब D = S × T, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम, ठीक है। यहां से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूंगा तो स्पीड अपॉन में आएगा, नहीं आएगा? यानी कि हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड = टाइम हो जाएगा। किसी को दिक्कत? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड = टाइम का फॉर्मूला है। तो टाइम T1 की जगह रखो D1/S1 प्लस -1 = D2/S2, ठीक है। तो D2/S2 हो गया। अब देखो वैल्यूज रखो बेटा, D1 और D2 जो है ना, वो कुछ नहीं है, वो सेम डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस पहले भी उतनी जा रहा था, अभी भी उतनी जा रहा है। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 360 अपॉन स्पीड कितनी है बेटा, पहले स्पीड कितनी थी, x मानी थी ना पहले वाली हमने, -1 = डिस्टेंस अभी भी उतनी है, यानी कि 360 अपॉन स्पीड अब कितनी हो गई है, अब हो गई बेटा x + 5, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर हमने इसमें इंक्रीज कर दी थी। लेट मी चेक, इट इज 5, यस 5 किलोमीटर पर आवर हमने इंक्रीज कर दी थी स्पीड। अभी कितनी मानी है, पहले वाली मानी हमने x किलोमीटर पर आवर, अब कितनी होगी, x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, डरना मत इससे, इसके अपॉन में 1 मानो और इसका ले डालो एलसीएम, ठीक है। तो x1 जा x, 1 × 360, 360 आ जाएगा, -x1 जा x = 360 अपॉन x + 5, ओके बेटा। अब कर दो बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 360 - x इनटू में x + 5 = 360x, ठीक है बेटे। अब आगे देखो, 360x हो जाएगा ये, प्लस 5 × 6 = 30, 5 × 15 और 3 = 18, फिर माइनस का x² माइनस का 5x = 360x, ठीक है बेटा। इतना समझ आया? तो इन सभी वैल्यूज को उधर लेके जाओ, क्योंकि मुझे -x² है ना, उसको उधर ले जाकर क्या बनाना है, प्लस का x² बनाना है। तो देखो क्या करूंगा, ये इधर जाकर सबसे पहले क्या बनेगा, प्लस का x², ये क्या है, प्लस का 360x, अच्छा ये क्या हो जाएगा उधर जाके, प्लस का 5x, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1800 हो जाएगा ना, और ये क्या है 360, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 360x इक्वल टू में क्या बचा, 0। अब देखो, तो 360x कट गए, क्या बचा, x² + 5x माइनस 1800 = 0, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर लो आराम से, बहुत इजी है।
एक्स की वैल्यू निकल आएंगी, एक्स की वैल्यू निकलते ही आप बता दोगे कि पहले की स्पीड इतनी है और अब वाली जो स्पीड है वो 5 + x हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एक्स की वैल्यू ही पूछी है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर दो वैल्यूज आ रही हो, एक प्लस की आ रही हो एक माइनस की आ रही हो, तो आपको पता है कि स्पीड कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, माइनस में मतलब तो उल्टा चलना हो गया ना एक तरह से, है ना। तो माइनस में कोई वैल्यूज ऐसी नहीं होती, इसलिए माइनस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं बच्चे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, पहले वाला टाइम अब वाला टाइम, पहले वाले टाइम से अब 1 घंटा कम लग रहा है, तो पहले वाले टाइम में से मैंने 1 को घटा दिया, अब वाला टाइम आ गया, सिंपल। चलो, अब जो इस एक्सरसाइज का मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन है जो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे उस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डरते हैं ना, उनको लगता है यार ये टैप वैप वाला पता नहीं कहां से आ गया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टैप क्वेश्चन। टैप वाला जो क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, उसके बाद अगली एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा यहीं पे, ठीक है बेटा। तो ये जो टैप वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 × 3/8। इतने आवर्स में हमारी 2 टैप्स हैं वो एक टैंक को भरती हैं, मतलब एक टैंक है, मैंने उसमें दोनों टैप्स खोल दी। अब एक जो टैप है वो छोटी है, एक बड़ी डायमीटर की टैप है, मतलब एक बड़ा सा पाइप से आ रहा है पानी, धलर धलर बह रहा है एकदम बढ़िया तरीके से, एक छोटी टैप उसमें खुली हुई है। ओके, तो जो छोटी टैप है उसकी भाई अलग एफिशिएंसी होगी, वो थोड़ा देर में पानी को भरेगी अगर मैं उसको अकेली चला के रखूं, इन कंपैरिजन टू जो बड़ी वाली टैप है ना, वो थोड़ा कम टाइम लेगी क्योंकि उसमें से ज्यादा अमाउंट में पानी उसमें से गिरेगा, ठीक है। तो वही चीज है, क्या रहा है कि जो लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली जब वो भरती है, तो बड़ी वाली जो टैप है बेटा वो 10 घंटे कम लेती है, मतलब 10 घंटे पहले भर देगी वो छोटी वाली टैप से। छोटी वाली टैप कितना ले रही होगी, सपोज एक्स ले लेते हैं, लेट स्मॉलर टैप टेकिंग x आवर्स, मतलब टू फिल द टैंक, x आवर्स टू फिल द टैंक, ठीक है। अब आप थोड़ी लैंग्वेज पे, इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज ही है, कुछ ज्यादा नहीं है वरना, ठीक है ना। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन ये वाला, पक्का कह रहा हूं, विश्वास रखना और ध्यान से सुनते जाना फोकस करके, ठीक है। तो मैंने माना स्मॉलर टैप को x आवर्स में भर रही है और लार्जर टैप कितने भरेगी। अच्छा पहले मुझे ये बता दो कि अगर वो x आवर्स में फुल भर रही है टैंक को, ठीक है, x आवर्स लगे, जैसे मैंने सपोज किया कि 20 घंटे लगे, 20 घंटे में उसने पूरा टैंक भर दिया, पूरा टैंक भर दिया, यहां से लेके यहां तक पूरा टैंक भर दिया, 1 घंटे में कितना भरा होगा, सोच के बोलो। अगर 20 घंटों में पूरा भर दिया तो 1 घंटे में कितना भरा होगा, उसका 20वां हिस्सा 1 घंटे में भरा होगा, मतलब 1/20 इतना सा। चलो मैं और आसान भाषा में बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने बेटा टैंक ले लिया, मैंने कहा ये 10 घंटों में ना पूरा भर जाएगा, ठीक है, या 2 आवर्स लेते हैं, 2 आवर्स लेते हैं, 2 आवर्स में पूरा भर जाएगा, डिंग 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 डिंग, पूरा भर गया, पूरा टैंक पानी से भर गया 2 घंटों में। तो आधा टैंक कितने घंटों में भरा होगा, आपका जवाब होगा 1 घंटे में, है ना। अगर पूरा टैंक भरा बेटा 2 घंटे में, तो आधा टैंक कितने घंटे में भर रहा होगा, 1 घंटे में भर रहा होगा, ठीक है। तो 2 आवर में भरा फुल, तो 1 आवर में कितना भरा, आधा, 1 आवर में आधा, तो इस 2 का अपॉन में ही तो लेके जाऊंगा मैं, मतलब अगर मुझे फुल वाली वैल्यू पता है और मुझे 1 आवर की निकालनी है, तो मैं इसको 1 के अपॉन में लेके जाऊंगा, 1 के अपॉन में। अगर मेरा 20 घंटे में पूरा टैंक भर रहा है, यानी पूरे का मतलब 1 भर रहा है, 1 पूरा फुल, ठीक है। फ्रैक्शन में जब वैल्यू लेते हैं तो होल वैल्यू यानी कि 100% को 1 लिखते हैं, 100% को 1 लिखते हैं, 50% को क्या लिखते हैं, 1/2, आधा, है ना। तो 20 आवर्स में फुल भर गया, तो 1 आवर में कितना भरा होगा, इस 20 को अपॉन में ले जाओ, 1/20 भरा होगा। ऐसे ही मैंने कहा कि अगर x आवर्स में फुल भर रहा होगा, यानी कि 1 भर रहा होगा, तो 1 आवर में कितना भरेगा, तो x को अपॉन में ले जाओ, 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1/x हो जाएगा। जिस बच्चे को ये चीज समझ आ गई ना, वो क्वेश्चन ये वाला कभी नहीं भूलेगा, ध्यान रखना कि अगर बेटा 2 घंटे में फुल भर रहा है, यानी कि 1 पार्ट भर रहा है, तो 1 आवर में 1/2, 20 आवर में 1 पार्ट भर रहा है, तो 1 आवर में 20 अपॉन में ले जाओ 1/20, इस तरह। x आवर में फुल भर रहा है, यानी कि 1 पार्ट भर रहा है, तो 1 आवर में x को अपॉन में ले जाओ, 1/x पार्ट भरेगा 1 घंटे में, ठीक है। चलो सुनो, तो स्मॉलर डायमीटर जो लेगा बेटा x आवर्स लेगा फुल टैंक भरने में, देन इन 1 आवर कितना भरेगा, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक, 1/x पार्ट ऑफ टैंक भरेगा, ठीक है। अच्छा, एंड
लार्जर डायमीटर कितना टाइम लेगा फिर ये बताओ। लार्जर डायमीटर टैंक कितना ले रहा है? अगर स्मॉलर ले रहा है बेटा एक्स आवर्स, तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि उसको 10 घंटे कम लग रहे होंगे, मतलब एक्स माइनस 10 लग रहे होंगे। कितने लग रहे होंगे बच्चों? एक्स माइनस 10 लग रहे होंगे, एक्स माइनस 10 आवर लग रहे होंगे। अगर इसको फुल भरने में एक्स माइनस 10 आवर्स लग रहे हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, दोबारा से देखना, एक्स माइनस 10 आवर्स, फुल मतलब क्या बोला मैंने? 1 भरने में, क्योंकि फुल का मतलब क्या होता है? 100%, तो मैं 1 लिख रहा हूं। अच्छा, इतने आवर्स में 1 लग रहा है, तो 1 आवर में कितना लगेगा? इसको अपॉन में लेके जाओ, 1 अपॉन एक्स माइनस 10। 1 आवर में इतना भरेगा ना टैंक, एक घंटे में भाई कुछ हिस्सा भरेगा ना टैंक का। एक घंटे तक मैं पानी चलाया जा रहा हूं, तो इतना हिस्सा भरेगा। कितना? 1 बाई एक्स माइनस 10 वा हिस्सा। ठीक है बेटे। Then in 1 hour is equals to 1 upon x minus 10, x minus 10th part of tank। बेटा जो इस क्वेश्चन को समझ गया ना इस तरीके से, भूलेगा नहीं, सच बता रहा हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, प्री बोर्ड में आता है, खूब आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है ना? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब देखो जरा, अब मुझे एक चीज बताओ, एक टैंक मैंने लिया, एक घंटे तक मैंने दोनों टैप उसमें ऑन कर दिए एक साथ, तो एक घंटे में वो दोनों टैप उसके अंदर कितना पानी भरेंगी? आप कहोगे कि एक घंटे में छोटी वाली टैप जो 1/x भर रही है, और बड़ी वाली टैप कितना भर रही है एक घंटे में? इतना। और जब इनको दोनों को मैंने सेम उसमें चलाया है टप में, तो बेटा उस टप में या उस टैंक में ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, क्योंकि वो अपना पानी डाल रही है उसमें और वो अपना उधर से पानी छोड़ रही है उसमें खूब सारा। ठीक है, तो एक घंटे में इन दोनों का टोटल पानी उसमें गिरा। ओके, आया ना समझ में? मतलब इन दोनों का टोटल मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10, इतना पानी गिरेगा उसमें एक घंटे में। बट अब एक और ट्विस्ट, ट्विस्ट नहीं, सिंपल है। जो ऊपर से किया वही थर्ड बार कर रहा हूं बेटा, तीसरी बार सेम बात कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि फुल जो टैंक भर रहा है वो 9/3/8 में भर रहा है। 9/3/8, पहले तो ऐसे बताओ क्या लिख सकते हैं? 9×72 = 3 75 अपॉन 8, 75/8 लिख सकते हो ना इसको। इसको सॉल्व करना आता है मिक्स फ्रैक्शन को। 75/8 मतलब 75/8 आवर्स में ये टैंक फुल भर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों मिलके भर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिलकर इतने आवर्स में फुल फुल टैंक भर रहे हैं, मतलब 1 पार्ट भर रहे हैं। आवर हटा दो, 1 पार्ट, 1 मतलब 100% उसको भर दे रहे हैं। तो एक घंटे में कितने भर रहे होंगे भाई साहब ये दोनों के दोनों? तो एक घंटे में इसको उधर लेके जाओ, तो बेटा 75 अपॉन में पहुंचेगा और 8 ऊपर पहुंचेगा। 8 ऊपर आ जाएगा और 75 अपॉन में, क्योंकि 8 यहाँ डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 एकम 8 और 75 आएगा इसके अपॉन में। तो एक घंटे में इतना पार्ट टैंक का एक घंटे में उसके अंदर गिर रहा है। समझ आया? किसके द्वारा? दोनों टैप्स के द्वारा। आया समझ? और दोनों टैप्स का अलग अलग कितनी वैल्यू है वो मैंने अलग अलग निकाली, 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स माइनस 10, दोनों को सम किया तो एक घंटे में ये वाला पार्ट यानी कि 8 अपॉन 75 हो गए। हियर द क्वेश्चन एंड्स, यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर आपको बेटा यहां तक समझ आया तो उससे आगे तो हर बच्चा कर सकता है, बच्चा कर सकता है। अभी आगे सॉल्व करना सिखाया था, इसलिए सिखाया था कि ताकि आप इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है और मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। ओके, जरूर। तो इसको आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर वही इधर इसकी इधर करते हैं, इसकी इधर करते हैं, फिर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व कर देना, आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है, ये चीज समझ आई? एक और बार रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना कि अगर सपोज करो इतने आवर्स में फुल भर रहा है, फुल मतलब मानते हैं हम 1, तो एक घंटे में कितना बनेगा? तो इस वैल्यू को हम इधर अपॉन में लेके जाते हैं, तो ये ऊपर जाके पलट गया अपॉन में जाएगी, तो समझ लो ना ऊपर नीचे हो जाती है वो चीजें। ऐसे यहां पर गया था कि एक्स आवर्स में फुल भर ले रहा था, तो एक आवर में कितना भरेगा? तो एक्स को नीचे लेके जाओ, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। एक घंटे में इतना भरा, इसने एक घंटे में 1 अपॉन एक्स माइनस 10 भरा, तो दोनों ने मिलकर कितना भरा? इसका एक घंटे की वैल्यू प्लस इसके एक घंटे की वैल्यू इक्वल टू दोनों के एक घंटे की वैल्यू। ये थी दोनों के एक घंटे की वैल्यू, इक्वल रख दी, आंसर आ गया। समझ आ गया? आ गया ना पक्का? लाइक कर देना अगर समझ आ गया हो तो पक्का। ठीक है, अब चल रहे बेटा लास्ट एक्सरसाइज पे। इसकी लास्ट एक्सरसाइज में क्या है
कि हमें बताना होता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स मतलब कि जो हम रूट्स निकालने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कैसे आने वाला है। रियल रूट्स आएंगे, वर्चुअल रूट्स आएंगे, वर्चुअल मतलब कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। रियल आ रहे हैं तो कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ठीक है, तो देखो एक होता है एक होता है डी की वैल्यू आती है। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, उससे हम जज करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट मींस डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये एबीसी क्या है आपको पता है क्या है, इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वही जनरल इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो उसमें से हम एबीसी की वैल्यूज निकाल लेंगे और पता लगा लेंगे। तो अगर बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, इसको हमने सॉल्व किया और हमारी 0 के बराबर वैल्यू आ गई, तो पता क्या होगा, तब हमारे इक्वल आ रहा है, इक्वल इक्वल आ रहा ना, तो टू इक्वल रियल रूट्स, क्या लिखोगे आप, टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है ना, ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया कैसे, कि जब इक्वल के 0 इक्वल इक्वल तो इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। दूसरे जब ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तब क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इनकी मैं आपको वजह भी बताऊंगा, अभी रुकना। ठीक है, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर लेस देन 0 आ रहा है तब पता क्या होता है, तब आते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स रूट्स या फिर नो रियल रूट्स, या फिर क्या बोल देते हैं हम बेटा, नो रियल रूट्स, यानी कि कोई रियल रूट्स हमारे नहीं आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स आएंगे। अब कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे 11th 12th में जाके, उसमें आयोटा नाम की एक चीज आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ठीक है बच्चों, इसको ये भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी बोल सकते हैं। अब ये सुना ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही पढ़ा था ना, यही पढ़ा था, नहीं पढ़ा था अभी, है ना। अब आप मुझे एक चीज बताओ, रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। रूट माइनस 16 की बताना, क्या करो, -4 होती है, नो 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 नो। रूट -25 की बताना, -5, एब्सोल्युटली नॉट। रूट के अंदर से जब माइनस होता है बेटा रूट के अंदर, तब वैल्यू माइनस की बाहर नहीं आती। तो क्या होता है फिर भैया, तो बेटा तब उस टाइम पर ना एक आयोटा नाम की चीज आती है। मतलब जब -25 होगा ना, तो 5 तो बाहर आएगा, लेकिन एक आई आ जाएगा साथ में, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये जो आई है इसको बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, और ये रिप्रेजेंट करता है एक इमेजिनरी नंबर को, किसको, इमेजिनरी नंबर को। ठीक है बच्चे, तो रूट के अंदर जब माइनस की वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटे, तो ये रूट सॉल्व नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके सिलेबस में आयोटा वायोटा है ही नहीं। ठीक है, तो जब ये 0 हो जाएगी या फिर ये माइनस की वैल्यू होगी अंदर वाली, ये क्या है, ये डी तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब ये लेस देन जीरो मतलब माइनस की वैल्यूज ना, 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2। तो जब वो वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी, तो इस रूट के अंदर से जब माइनस आ जाएगा, तो अभी मैंने क्या बताया, आई आ जाता है। और आई मतलब आयोटा, आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो वो रियल नंबर कहां से रहे, तो रियल रूट्स कहां से आएंगे, तो रियल रूट्स नहीं आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। समझ आया, इसलिए बेटा जब लेस देन 0 होगा तो रियल रूट्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, यहां बता दिया। ठीक है, और जब ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, हाँ तब रियल रूट्स आएंगे, और डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग अलग रूट्स आएंगे। जैसे अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें एक वैल्यू आ रही थी, जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया था, उसमें एक वैल्यू आ रही थी 3, एक आ रही थी हाफ। ठीक है, तो दोनों अलग अलग रूट्स आ रहे थे ना, और उस वहां पर आप चेक करोगे ना, तो इसकी वैल्यू हम देखोगे कि 0 से बड़ी आ रही होगी, 0 से बड़ी आ रही होगी, इसलिए डिस्टिंक्ट आए थे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग रूट्स आएंगे, दोनों एक्स की दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी। बट अगर बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तब दोनों वैल्यूज अलग नहीं आएंगी, सेम आएंगी। इसका भी रीजन है, अभी नहीं है कोई भी चीज, देखो कैसे, जब ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये तो हट गया ना, तो प्लस माइनस की वैल्यू पूरी हट गई ना, ही प्लस माइनस के बाद का ही पूरा हट गया। सिर्फ किस पर डिपेंड होगी अब एक्स की वैल्यू, -b/2a पर। अब आप मुझे बताओ,
इस फॉर्मूले से हम दो वैल्यूज निकालते थे, कैसे निकालते थे, एक बार प्लस रखते थे और एक बार माइनस, तब आती थी दो वैल्यूज। एक बार प्लस रखते थे, एक बार माइनस रखते थे, तब दो वैल्यूज आती थी, इसलिए डिस्टिंक्ट रूट्स आते थे। लेकिन बेटा यहाँ पर ये पूरा टर्म गायब हो गया, माइनस बी अपॉन टू ए बचा। यहाँ पर मैं दो क्या रखूं, प्लस माइनस चेंज क्या करूं, वो तो गायब हो गया प्लस माइनस वाला टर्म। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आई एक्स की, एक मतलब वही कि सेम वैल्यूज आई एक्स की, दोनों वैल्यूज सेम आई, समझे, इसलिए टू इक्वल रियल रूट्स। समझ आ गया ना अच्छे से। तो ये होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट, ये हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स, बताना कि जो रूट्स हैं वो कैसे आने वाले हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इस तरीके की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जैसे हमने वर्ड प्रॉब्लम दिया, ऐसे एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दे देगा, कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, आप बना दोगे, उसके आप जब रूट्स निकालोगे आपको दिखेगा अरे यहाँ तो रूट्स ही नहीं बन रहे, यहाँ तो रियल रूट्स ही नहीं बन रहे, तो आप पता है क्या कहोगे कि ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, तो वो वहां पर रद्द हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि अगर इसके रियल रूट्स होते हैं तो आप वैल्यू फाइंड करके बताओ, नहीं होते तो वो बताओ। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में ऐसे एक दो क्वेश्चन हैं, उनको आप कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारा चैप्टर फिनिश होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक ठहरे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सपोर्ट कीजिए हमें। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।